अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 2 के ये लास्ट 2 टॉपिक्स थ्योरी, लाइन, प्रिंसिपल और एक और टॉपिक हमारा रह गया है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और स्टडी ऑफ मलेरिया ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स लेने हैं तो प्लेलिस्ट में ये दोनों लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो अगर हमने देखा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उसकी बेस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर हाइपोथेसिस की बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की जाए और उसको गलत प्रूव ना किया जाए तो क्या होता है कि उसको हम क्या कह देते हैं, थ्योरी। हाइपोथेसिस के आफ्टर एग्जामिनेशन या आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन अगर वो रॉन्ग प्रूव ना हो, वो ठीक प्रूव हो, तो उसको कहा जाता है थ्योरी। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। थ्योरी की डेफिनेशन है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। यहाँ क्या क्या कहना का चाह रहा है राइटर कि अगर ऑफन टेस्टेड का मतलब है कि अगर उसको टेस्ट करने के बाद वो गलत प्रूफ ना हो तो उसको थ्योरी कह देते हैं। थ्योरी को बेसिकली एविडेंस सबूत के साथ सपोर्ट किया जाता है कि हम कोई भी बात अगर कहते हैं उसको थ्योरी तब कहा जाएगा जब हमें उस बात को ठीक प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सबूत हमारे पास हो। अगर तो थ्योरी को बहुत सारे डाउटफुल अप्रोचेस में सर्वाइव कर जाए और अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ वो खुद को प्रूव करती रहे तो इस सूरत में उस थ्योरी को लॉ कह दिया जाता है, लॉ या फिर प्रिंसिपल। ऐसी थ्योरी जिसको बार बार टेस्ट करने के बाद वो अपने एविडेंस के साथ खुद को प्रूव कर सके उसे लॉ या प्रिंसिपल कहा जाता है। आगे साइंटिफिक लॉ की एक और डेफिनेशन है कि साइंटिफिक लॉ एक ऐसा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का जिसे गलत प्रूव नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी में 2 लॉज हैं जो अभी तक प्रेजेंट हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम बायो की 9th क्लास की बुक में पढ़ेंगे भी। तो इस टाइम पूरी बायो में सिर्फ 2 लॉज प्रेजेंट हैं जिनको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता, उनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी थ्योरीज आई वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके किसी ना किसी साइंटिस्ट ने उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो बायोलॉजी में सिर्फ दो लॉज हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। हमने देखा था कि जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद हमने उसको किसी जर्नल पेपर में या रिसर्च पेपर में पब्लिश करवाना होता है, तो वहाँ पर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर तो कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है तो उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना, उसके रिजल्ट्स निकालना आसान हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो वाली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, नेम्स आ गई, डेट्स आ गई या कोई भी वैल्यूज़, तो उसको हम डाटा कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस को का जो टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना होता है ताकि बाकी लोग उसको इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर सकें। तो डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, और डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइक ग्राफिक्स, ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेबल, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स, इसकी फॉर्म में हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस। डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा की कलेक्शन होगी, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स। नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा एनालिसिस। तो डाटा हमारे पास आया है उसको एनालाइज करना कि जो रिजल्ट्स हमारे निकल रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की है वो प्रूव होगी या डिसप्रूव। डाटा एनालिसिस का स्टेप किस में आता है, एक्सपेरिमेंटेशन जब की जाती है हाइपोथेसिस की तो डाटा को एनालाइज किया जाता है। अब डाटा को एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड जो मोस्टली यूज़ होता है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इस पैराग्राफ में रेशो एंड इस पूरे पैराग्राफ में रेशो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। When a relation between two numbers such as a and b is expressed in the form of quotient is called the ratio of one number to the other number.
क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर दो नंबर हैं उनको कोशेंट की फॉर्म में, कोशेंट क्या है, ए ओवर बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रेशो है। ए रेशो बी, ए ओवर बी, ए की रेशो बी से क्या बनती है। कोशेंट की जगह हम डिवीजन का साइन भी लगा सकते हैं और कोलोन का साइन भी लगा सकते हैं, कोलन या कोलोन। ये एग्जाम्पल आ गई कि अगर द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। इसका सिंपल ये कैसे 1:3 आया है, 50 को डिवाइड किया है 150 पे तो 1/3, 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1:3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। अभी रेशियो की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसी तरह अगर टू रेशियोज के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सामने लिखा हुआ है ए रेशो बी, ये क्या है, एक रेशो। सी रेशो डी, ये क्या है, सेकंड रेशो। और इन दोनों के दरमियान अगर इक्वालिटी का साइन आ जाता है, जैसे ये दिया हुआ है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमेशा दो रेशियोज के दरमियान होती है। अगर इसमें हम देखें चार वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें अगर एक वैल्यू अननोन भी होती है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दी हुई है, A biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allows the mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि सेकंड जो स्टेटमेंट बताई है उसमें उन्होंने हमें बता दिया कि अगर 20 स्पैरोज को इन्फेक्ट करता है, मॉस्किटो बाइट करता है तो इनमें से 14 इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो रेशो क्या बनी, 14:20। 14 क्या इन्फेक्टेड है आउट ऑफ 20। वो कहते हैं कि अगर 100 हेल्दी स्पैरोज को इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करे तो कितने होंगे, तो हो जाएगा x/100। प्रोपोर्शन का साइन लगाने के लिए x/100, 14 डिवाइडेड बाई 20। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको करेंगे, हमारा आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाई बाई 20, 100 मल्टीप्लाई बाई 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 स्पैरोज इन्फेक्ट हो जाएंगी आउट ऑफ 100। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए डाटा को बहुत आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। The last and the mostly asked in short question is mathematics as an integral part of scientific process। कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है साइंटिफिक प्रोसेस में। अब देखें, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है तो उसमें किसी ना किसी तरह नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर नंबर्स इन्वॉल्व हैं, डाटा को अगर ऑर्गेनाइज करना हो, डाटा को एनालाइज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करनी हो, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स इंटेग्रल पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का और ये हर चीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर बायोलॉजी में देखें, बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस में देखें, जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये सारी किस्में ये मैथमेटिक्स हेल्प आउट करता है हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये देखें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Bioinformatics क्या है, refers to the computational and statistical techniques for analyzing biological data। इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ किया जाता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होगा कि बायोलॉजिकल डाटा, ऐसा डाटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता हो, उसको कंप्यूट करना। उसको मतलब कंप्यूट का मतलब होता है कि आप डिफरेंट ऑपरेशन, माइनस प्लस डिवीजन सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी हमने देखा किस तरह से डाटा को एनालाइज किया जाता है थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जो साइंटिफिक मेथड में मोस्टली यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, किस तरह से ये करती हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे मैंने आपको हाईलाइट भी करवा दिए हैं और मार्क भी करवा दिए हैं। थ्योरी एंड लॉ अभी आज के लेक्चर में पढ़ा, ऑब्जर्वेशन और पैटर्न इन बायोलॉजिकल मेथड। इसका आंसर है ये इस पैराग्राफ में, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये आपने यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ इसमें लिख देने हैं।
नेक्स्ट ये टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, ये बुक में ऐसे मेंशन्ड है, हाईलाइटेड है, आप इधर वीडियोस पे ले सकते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसको भी पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।